16 जुलाई 1945 में अमेरिका दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन सक्सेसफुली टेस्ट करता है। इस न्यूक्लियर वेपन के वजह से अमेरिका वर्ल्ड वार 2 जीतता है और जापान जैसे पावरफुल कंट्री को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देता है। बाद में इसी न्यूक्लियर वेपन के वजह से अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश भी बनता है। पर इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने वाले महान साइंटिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को क्यों अमेरिका जलील करता है और अपने ही देश में नज़रबंदी बनाकर रखता है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आखिर तक जरूर बने रहिए। 22 अप्रैल 1904 में ओपेनहाइमर का जन्म हुआ था। बचपन से ही ओपेनहाइमर एक इंट्रोवर्ट बच्चे थे जिसे अकेले रहना और नई चीज़ों के बारे में पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वो एक अच्छे स्टूडेंट थे। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 4 साल की डिग्री को 3 साल में कंप्लीट कर लिया था। महज 23 साल की उम्र में ओपेनहाइमर ने पीएचडी भी कंप्लीट कर लिया। इस समय तक ओपेनहाइमर कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके थे, पर न्यूक्लियर वेपन जैसी चीज़ बनाने के बारे में अभी तक उन्होंने सोचा भी नहीं था। 2 अगस्त 1939 वर्ल्ड वार 2 का टाइम चल रहा था। महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को पता चलता है जर्मनी का तानाशाह हिटलर न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम कर रहा है। ये जानने के तुरंत बाद आइंस्टाइन उस समय के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखते हैं। लेटर में आइंस्टाइन हिटलर के सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और अमेरिका को सजेस्ट करते हैं कि उसे भी न्यूक्लियर वेपन के ऊपर रिसर्च शुरू कर देना चाहिए। इस लेटर को पढ़ने के बाद रूजवेल्ट अपने वैज्ञानिकों को एटॉमिक वेपन के ऊपर काम करने का ऑर्डर देते हैं। इस प्रोजेक्ट को अमेरिका प्रोजेक्ट मैनहट्टन का नाम देता है और ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए कहता है। 1945 में इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक शहर बनाया जाता है जिसे लॉस एलामोस का नाम दिया जाता है। अमेरिका उस समय तकरीबन $2 बिलियन इस प्रोजेक्ट पर खर्च करता है। प्रोजेक्ट मैनहट्टन अमेरिका का सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था। इस प्रोजेक्ट के लिए 1,30,000 वर्कर्स को सीक्रेटली सिलेक्ट किया गया था और उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी से कुछ बात ना करें, यहाँ तक कि अपनी फैमिली के साथ भी नहीं। प्रोजेक्ट के सारे मेंबर्स को एक फेक नाम दिया गया था और अगर कोई कुछ भी लीक करता उसे सख्त सजा दिया जाता था। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे लेटर्स को पीओ बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको नाम के एक फेक एड्रेस में भेजा जाता था। सारे लेटर्स को गवर्नमेंट पहले चेक करता था, उसके बाद उसे प्रोजेक्ट साइट पे दिया जाता था। ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट से पहले न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर रिसर्च कर चुके थे। इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी पैदा की जा सकती थी। इस प्रोजेक्ट में दुनिया का सबसे भारी एलिमेंट यूरानियम का यूज किया गया। साइंटिस्ट ने रिसर्चेस से पता लगाया था कि अगर यूरानियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए, इसमें से यूरानियम 235 को निकाला जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एलिमेंट होता है। अगर एक न्यूट्रॉन को इस यूरानियम 235 से कोलाइड किया जाए तो ये स्प्लिट होकर बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ये रिएक्शन कुछ समय में एक चेन रिएक्शन में बदल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। पर अभी तक भी वैज्ञानिकों के सामने एक चैलेंज बाकी था। दरअसल यूरानियम एक नेचुरल एलिमेंट था और इसे ज़्यादा मात्रा में निकालना एक मुश्किल काम हुआ करता था। फिर भी वैज्ञानिकों ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला। वैज्ञानिकों ने एक नया एलिमेंट बनाया जिसका नाम था प्लूटोनियम। ये प्लूटोनियम 239 यूरानियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव था। इस प्लूटोनियम को यूज करके अमेरिका 16 जुलाई 1945 में सक्सेसफुली पहला न्यूक्लियर वेपन बना लेता है। इसे जब पहली बार टेस्ट किया गया, इसे बनाने वाले सारे साइंटिस्ट भी इसके पावर को देखकर आश्चर्य हो गए थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि 1 केजी न्यूक्लियर बम तकरीबन 3500 TMT बम के बराबर हो सकता है। इस वेपन के द्वारा होने वाले तबाही के बारे में पता होते हुए भी अमेरिका 1 महीने बाद इसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में डाल देता है। इस हमले में जापान का बहुत ज्यादा नुकसान होता है और जापान में कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। फिर जापान अमेरिका के सामने सरेंडर कर देता है और यूएस और उसके अलायंस वर्ल्ड वार 2 जीत जाते हैं। अभी ओपेनहाइमर दुनिया के एकमात्र इंसान थे जिसे न्यूक्लियर वेपन को बनाने का पूरा प्रोसेस के बारे में पता था। इसीलिए अमेरिका ओपेनहाइमर के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है। तकरीबन 4 साल बाद 1949 में सोवियत यूनियन भी न्यूक्लियर वेपन बना लेता है। अमेरिका ओपेनहाइमर के ऊपर शक करता है क्योंकि ओपेनहाइमर की पत्नी कम्युनिस्ट पार्टी का एक मेंबर रह चुकी थी। एक इंक्वायरी बैठाई जाती है जिसमें बिना किसी सबूत के ओपेनहाइमर पर सोवियत का एजेंट होने का आरोप लगाया जाता है। कई बड़े साइंटिस्ट इस फैसले के खिलाफ खड़े होते हैं पर इसका कुछ असर नहीं होता। ओपेनहाइमर को गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। अगले 7 साल तक ओपेनहाइमर को किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया जाता। बाद में जब जॉन एफ कैनेडी यूएस के नए प्रेसिडेंट बनते हैं
वो ओपेनहाइमर को सारे आरोपों से मुक्त करते हैं और वापस से प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बुलाते हैं, पर ओपेनहाइमर प्रेसिडेंट को मना कर देते हैं। 1963 में अमेरिका ओपेनहाइमर को देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट अवार्ड एनरिको फर्मी से सम्मानित करता है। ओपेनहाइमर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग किया करते थे, इसीलिए 18 फरवरी 1967 में थ्रोट कैंसर के कारण 62 ईयर की उम्र में ओपेनहाइमर की डेथ हो जाती है। ओपेनहाइमर के अस्थियों को एक बीच में बहा दिया जाता है, जिसे बाद में ओपेनहाइमर बीच का नाम दिया जाता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ऐसे और वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहोगे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।